खुले पास ही खड़े होकर कुछ सोच रही। उनके हाव भाव और कपड़ों से पता चलता है कि उन दोनों की शादी कुछ महीने पहले ही हुई है। ज्योतिबा की उम्र लगभग 12 साल है और सावित्री 9 साल की। एक बात पूछो सावित्री? हाँ पूछो। क्या तुम पढ़ना जानती हो? क्यों? मिशनरी टीचर ने उस दिन जब तुम्हें तोहफे में किताब दी थी तो तुम बहुत खुश हुई थी। उस दिन जब भी तुम्हें देखता हूँ तो तुम उस किताब के पन्ने पलटती रहती हो। अगर तुम पढ़ना जानती हो तो पहले क्यों नहीं बताया? नहीं है पापा, मुझे सच में पढ़ना नहीं आता। सच में? पर जब तुम किताब हाथ में लेकर पन्ने पलटती हो तो बिल्कुल टीचर मैडम की तरह लगती हो। सच कहूँ, मुझे यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें सच में अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पढ़ने का मन करता है? हाँ करता है, पर सच में मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता। तुम पढ़ोगी? नहीं है बाबा, माँ कहती है लड़कियों को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, इससे भगवान नाराज हो जाते हैं। नहीं सावित्री, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम भी पढ़ सकती हो। मेरे पढ़ने से भगवान नाराज नहीं होते तो तुम्हारे पढ़ने से भगवान नाराज नहीं होंगे। सच्ची? तो क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ? लेकिन मैं कहाँ पढ़ूंगी और मुझे कौन पढ़ाएगा? तुम यही पढ़ोगी इसी घर में और तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा। सच में? मैं सच में पढ़ूंगी? तब तो मैं बहुत पढ़ूंगी, इतना पढ़ूंगी, इतना। अच्छा, तो फिर पढ़ाई शुरू करें? हाँ। अ, आ, ई, ई। अ, आ, ई। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। A, B, C, D। A, B, C, D। सावित्री की पढ़ाई शुरू हो गई। ज्योतिबा ने पूरी लगन से सावित्री को पढ़ाया, विद्यालय में दाखिला करवाया, टीचर्स ट्रेनिंग करवाई, शिक्षा के हर पहलू से सावित्री को परिचित कराया। सावित्री ने भी सच्ची निष्ठा के साथ ज्योतिबा का साथ दिया। यह भारतीय इतिहास की पहली घटना थी जिसमें एक बहुजन पुरुष, जिसे भारतीय गौरव व्यवस्था में शूद्र कहा जाता था, उसने अपने जीवन संबंध को शिक्षित किया। यह घटना आने वाले समय में एक नई सामाजिक क्रांति को जन्म देने वाली। अरे आप? साहू, आज हमारे घर का हर कोना ज्ञान के प्रकाश से आलोकित है। शिक्षा का यह प्रकाश जो हमारे मन के आंगन को प्रकाशित कर रहा है, मैं चाहता हूँ यह प्रकाश सामाजिक कुरीतियों में जकड़ी हमारी माँ बहनों के अंधकार को दूर करने में सहयोग करे। आज भी हमारी माताएं बहनें हजारों तरह की यातनाएं सह रही, सामाजिक अत्याचार और क्रूरता के सामने असहाय होकर पशु की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह सब देखकर बहुत बेचैन हो जाता हूँ सावित्री। मेरे मन में भी यही दिनचर्या है। सामाजिक कुरीतियों के कारण ही हमारी माता और बहनें जानवरों के समान जीवन जीती हैं। बाल हुआ करते, विधवा प्रथा और सती प्रथा जैसी कुरीतियां स्त्रियों के अस्तित्व को हर पर अपमानित करता था। पर जाति और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों में जबकि समाज में हम मानवीय गरिमा कैसे कायम करें? कौन सी राह बनाए जहाँ हमारी बहनें शोषण? यही बात मुझे भी उलझन में डाल देती। सच कह रही हूँ। एक रास्ता है शिक्षा का रास्ता। अगर हमारी माताओं बहनों को शिक्षित करें
तो वे अपनी खोई मानवीय गरिमा पा सकती हैं। सभी जो हो ये अपने ऊपर लादी गई सड़ी गली मान्यताओं को धो रही है। शोषण की इस भूख से निकलने का एक ही रास्ता है, अपनी माताओं बहनों के लिए हम दोनों मिलकर विद्यालय खोलेंगे। बात तो पते की है, पर इसके लिए हमें जो संसाधन चाहिए वो सब हम कहाँ से लाएंगे? अरे मेरी प्यारी साहू, तुम बस पढ़ने वाले विद्यार्थी को किसी तरह तैयार करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। बच्चों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय खोलने की योजना में जुट गए। सावित्री घर घर जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व समझाए। कुछ लोग सुनते, कुछ अनसुना करते थे, कुछ तो सावित्री को दूर से ही देखकर अपने घर के दरवाजे बंद करते। पर सावित्री भी हार नहीं मानी, लोगों से अपनी बेटियों को पढ़ने और विद्यालय भेजने का निवेदन करती रही। और एक दिन ऐसा आया जब कुछ लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने और विद्यालय भेजने को तैयार हो गए। अब सावित्री के संघर्ष का दायरा और बढ़ गया। सावित्री इन स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए अपने घर के अंदर और बाहर दोनों दुनिया से लड़ रही थी। शिक्षा के प्रकाश से सदियों का रूढ़िवादी अंधकार दूर होने वाला था, लेकिन पागल और रूढ़ियों में जकड़ा समाज इस बदलाव के लिए तैयार नहीं था। पुरातनवादी असमतावादी मानसिकता के लोगों ने सावित्रीबाई को तरह तरह से सताना शुरू कर दिया। रास्ते में परेशान करता, भद्दी भद्दी गालियां देता, कीचड़ और गोबर फेंकता, पर सावित्री का आत्मबल टूटा नहीं। वह अपने निश्चय को और भी दृढ़ बनाती है। साहू, वर्षों पहले जो सपना हमने देखा था, आज वो पूरा हो रहा है। हजारों साल से वंचित महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोलकर तुमने ज्ञान की जो अलख जगाई है, उससे नया भारत बने। यही तो हम दोनों का सपना है और इस जीवन का उद्देश्य भी। ज्योतिबा, ज्योतिबा, क्या वो पिताजी? यह सब मैं क्या सुन रहा हूँ ज्योतिबा? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया? लेकिन हुआ क्या पिताजी? अरे पूरे शहर में हल्ला मचा। तुम और सावित्री दोनों मिलकर स्त्री शिक्षा का रोग फैला रहे हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार यह सब पाप है? लेकिन शिक्षा कब से पाप हो गई पिताजी? ज्योतिबा, तुम नहीं समझा। शिक्षा पाप नहीं है, पर स्त्रियों को शिक्षा देना जरूर पाप। हजारों साल से जो प्रथाएं और रीति रिवाज चले आ रहे हैं, वे तोड़ना भी पाप है, महापाप है ज्योतिबा। पिताजी, जो रीति रिवाज और परंपराएं समाज में अंधविश्वास और अज्ञान फैलाती हो, मानवीय गरिमा को शर्मसार करती हो, ऐसे रीति रिवाज और परंपराओं को टूटना ही चाहिए। अगर इसे तोड़ना पाप है, तो मुझे यह पाप मंजूर है। ज्योतिबा, तुम अधर्मी हो सकते हो, पर मैं नहीं। जो इन रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाओं को तोड़ेगा, उनके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। निकल जाओ, निकल जाओ तुम दोनों। यह घर तुम दोनों को छोड़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है पिताजी। सावित्री, फैसला हो चुका है। अपना सामान मान लो, क्योंकि सफर बहुत लंबा होने वाला है। हमने घर छोड़ दिया, अब विद्यालय कहाँ चलाएंगे? पता नहीं, पर इतना जानता हूं कि जब नदी पहाड़ से उतरती है तो रास्ते में हजारों रुकावटें आती है, पर वह नहीं रुकती, अपना रास्ता बनाते चलती है। सारू,
हम भी अब नहीं रुकेंगे। पर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते की नहीं, इस ठिकाने की जरूरत है विधिवा, जहाँ एक विद्यालय खोल सके। सही कह रही हो सब। ठीक है, तो बांसी का पता नहीं। अरे सलाम भाईजान, सलाम भाभीजान, अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? सलाम 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 फातिमा। मैं अभी बुला कर लाती हूँ। सलाम भाईजान। सलाम राजा, सलाम। अरे फातिमा, कुछ चाय पानी तो ले आओ, कैसे कुछ खाने को नहीं मिला होगा। लगता है भाईजान तुम्हें सब पता है। अरे भाई, मुझे ही नहीं, जो सुना मेरे को पता चल गया है। एक तो की शिक्षा का रूप फैला रही है, तो दूसरा तारीख की को तुम्हारे घर से निकाला। आवाज हैरान हो गए भाई। चलो यह भी अच्छा ही हुआ। अब अगर हम कहीं जाएंगे तो एक किस्सा बार बार बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या अच्छा हुआ भाईजान, भाभीजान को साथ में इस तरह कहाँ कहाँ भटकेंगे? हम ये लोग कहीं नहीं भटकेंगे फातिमा। अब ये लोग कहीं नहीं भटकेंगे फातिमा। ये दोनों जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए भटकने की नहीं, बल्कि एक जगह टिकने की जरूरत है। भाई, अगर कोई ऐसा ना हो तो आज से तुम लोग इस घर में रहो और यहीं अपना विद्यालय चलाओ। सच में भाईजान? भाई हूँ तुम्हारा, तुम्हारी पसंद और नापसंद को अच्छी तरह जानता हूँ। सावित्री, फातिमा रात दिन मुझसे तुम्हारी बारे में पूछती रहती है। तुम ही इसकी आदत हो, आज से तुम ही इसका मार्गदर्शन करो। उस्मान भाई, आज मैं अपने आप को बहुत महसूस कर रहा हूँ। जो क्या समाज के लिए अच्छा काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन अच्छा काम करने वाले लोगों का साथ देने वालों की कमी है। और मुझे विश्वास है तुम और सावित्री जो काम कर रहे हो उसे इतिहास कभी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। ऐसे ही प्रयासों से एक नया भारत बनेगा, आधुनिक भारत, शिक्षित भारत। बच्चों, अच्छी पढ़ाई यही की पूरी होती है। अब सावित्री मैडम आप सभी को एक कविता सुनाएंगी। आप लोगों को वही कविता पीछे पीछे दोहरानी है। जाओ जाकर पढ़ो लिखो बनो आत्मनिर्भर। जाओ जाकर पढ़ो लिखो बनो आत्मनिर्भर। जाओ जाकर बनो ज्ञान और धन इकट्ठा करो, ज्ञान के बिना सब खो जाता है। ज्ञान और धन इकट्ठा करो, ज्ञान के बिना सब खो जाता है। ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, इसलिए ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, इसीलिए खाली ना बैठ। जाओ जाकर शिक्षा लो, दमित और त्याग दिए गए लोगों के दुखों का अंत करो। जाओ जाकर शिक्षा लो, दमित और त्याग दिए गए लोगों के दुखों का अंत करो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, जाओ जाकर पढ़ो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, जाओ जाओ जाकर पढ़ो लिखो, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, जाओ जाकर। आशा है आप सभी को ये
होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कविता में दोहरानी चाहिए। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर पढ़ो लिखो। दमित और त्याग दिए, दमित और त्याग दिए लोगों के दुखों का अंत करो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है,